और समय के चलते उसकी आवाज़ भी बुलंद होगी। इस प्रकार के भी गुण विद्यमान होंगे, यानी कि चार चार प्रकार के गुण विद्यमान होंगे। तो जब चरित्र को आप उजागर करेंगे, चरित्र का जब अंकन करेंगे, वर्णन करेंगे, चित्रण करेंगे, तो चार प्रकार के गुण आपको सामने रखने हैं, आंखों के सामने, तब जाकर आप उसका वर्णन यानी कि चित्रण कर सकेंगे। ये दूसरा तत्व हुआ, कथा वस्तु और चरित्र चित्रण। अब तीसरा तत्व है संवाद। कौन सा है? संवाद। तो संवाद के भी दो प्रकार है, श्राव्य संवाद और अश्राव्य संवाद। पात्र जो है कहानी में, तो एक दूसरे पात्र बोलते हैं, नायक और नायिका, वो मूक नहीं है। पात्र क्या करते हैं? बोलते हैं। बोलते हैं तो कथा आगे बढ़ती है। कौन बोलते हैं? पात्र, मुख्य पात्र एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, डायलॉग करते हैं, और उसके साथ साथ तीसरा पात्र भी, गौण पात्र, सहायक पात्र भी बोलता है। तो ये क्या करते हैं? संवाद करते हैं। संवाद करते हैं तो बात आगे बढ़ती है, मूक नहीं है। कहानी को गति करना है, गति देना है, तो पात्र को क्या करना है? बोलना है। पात्र बोलेंगे तो कहानी का विस्तार होगा। तो वो क्या है? श्राव्य संवाद। मैं बोलता हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? श्राव्य संवाद कहा जाता है। श्राव्य यानी कि सुनना, बोले हुए शब्द, बोले हुए वाक्य, वाक्यों में, शब्दों में विचार है, उसे आप सुन रहे हैं, उसे श्राव्य संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? श्राव्य संवाद। और दूसरा है अश्राव्य संवाद। दूसरा है अश्राव्य संवाद। अश्राव्य संवाद, इसमें पात्र बोलते नहीं, इसमें इशारों में बात होती है, सांकेतिक स्वरूप में बात होती है। हमारा जो शरीर है वो बात करता है, शरीर की आंखें बात करती है, शरीर के अंग बात करते हैं, शरीर के हाथ बात करते हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ इधर उधर ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसके साथ मेरा सर भी इधर उधर हो रहा है। तो शब्दों के साथ साथ मेरी बॉडी में, यानी कि मेरा शरीर भी बात कर रहा है। लेकिन कोई ऐसी बात करनी है, कोई समझे ना, किसी को पता ना चले, तो हम इशारों में बात करते हैं। आँखों के जरिए, दाई आँख या बाई आँख के इशारा हम करते हैं और हम समझ जाते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। या उंगली से या हाथ से इशारा करते हैं, या हाथ से किसी के शरीर के अंग को हम थोड़ा दबाते हैं या आँख दबाते हैं, तो सामने वाले या पास में बैठे व्यक्ति समझ जाती है कि इशारा ये क्या कहना चाहता है। इशारों के जरिए आपने कहा। तो अश्राव्य संवाद कहते हैं। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, और लोग भी करते हैं। कभी कभी समय के चलते, कभी कभी ऐसी भी नौबत आती है, तो ऐसा हमें करना पड़ता है ताकि किसी को पता ना चले। कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी कोई खराबी बात में भी ऐसा करना, लेकिन अच्छाइयों में भी अपने हित के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो श्राव्य संवाद और अश्राव्य संवाद कहते हैं। तो यह श्राव्य संवाद मैं करता हूँ, आप करता हूँ, कोई भी करते हैं। सुबह हमारी आँख खुलते ही हमारे घर के सदस्यों के साथ हम संवाद करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, यानी कि विचारों का आदान प्रदान, विचारों का विनियोग, विचारों के आप ले, एक विचार है दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं?
संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसे संवाद कहते हैं। अब चौथा जो तत्व है देश काल एवं वातावरण। तो कहानी में किस लेखक ने कहानी का अपना विषय कहाँ से बनाया, किस समय बनाया, देश यानी कि स्थल, जगह, और काल यानी कि समय, यानी कि कहानी किस जमीन से उठी है, कहानी कहाँ से उठी है, कहानी की वस्तु कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली गई है। और जब कहानी ली गई है जहाँ से भी, कहानी जहाँ से भी ली गई है, तो वो समय कौन सा था, काल यानी कि समय, किस समय की यह कहानी लिखी गई है। मान लीजिए कि ये पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद की, तो स्वतंत्रता से पहले भारत आज़ाद नहीं हुआ। भारत आज़ाद होने से पहले हमारे भारतवर्ष में एक रीति रिवाज था, एक ठीक रवायतें थी हमारे हिंदुस्तान की किसानों की, कि ज़मीन में कोई भी ज़मीन में बीज बोने से पहले वे उत्सव मनाते थे, यानी कि खेत में जाते थे, खेत में बीज बोते थे और कई लोग आते थे। तब तो इस प्रकार का माहौल नहीं था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। तब गांव में एक मुखिया हुआ करते थे अपने इलाके का, उसे ज़मीन में बुलाया जाता था। किसान जब खेत करते थे तो खेत में बीज बोने से पहले वे उत्सव मनाते थे। तो ये कहानी से स्वतंत्रता पहले, आज़ाद हिंदुस्तान पहले की बात है। और तब इस प्रकार के उत्सव मनाते थे। कौन मनाते थे? किसान मनाते थे। तो ये कहानी वहाँ से मिली। वो समय कौन सा था, देश यानी कि जगह कहाँ, और समय कौन सा, स्वतंत्रता था पहले। काल यानी कि परिवेश, वातावरण, क्या माहौल था अपने समाज में। आपके समाज में भी अपने रवायतें रिवाज होंगे, मेरे अपने सबके। तो हम समाज और रीति रिवाजों को काट नहीं सकते, हटा नहीं सकते, उसे निर्मूल नहीं कर सकते। समाज के रीति रिवाजों को बनाए रखना पड़ता है, वो दस्तूर है, उसी लिहाज से हमें जीना पड़ेगा। तो मैंने उस लिहाज की बात की, उस ज़माने की, उस संस्कृति की बात की मित्रों। उस परिवेश की आज ऐसा माहौल नहीं है। अब हम जब खेत खलियान में जाते हैं, अपने तरीके से जी चाहे जब चाहे हम खेत में बीज बो सकते हैं। उस ज़माने में नहीं। देखिए कितना अंतर, कितना फासला, कितना संस्कृति में बदलाव आया। आज़ादी के 74 ईयर में, 74 साल में हम हिंदुस्तान के किसानों में कितना बदलाव दिखता है। भारतवर्ष में भी बहुत बदलाव देख रहे हैं हम लोग। तो परिवेश वो है, अभी का नहीं है। तो देश काल एवं वातावरण, जब कहानी में आप उसका समीक्षा करेंगे तो पुरस्कार कहानी या चूड़ी वाली या मलबे का मालिक या उसने कहा था, ऐसी कहानियों की जब आप समीक्षा करेंगे तो आपको इस नज़रिए से देखना होगा जो मैंने कहा है। अब पांचवा तत्व है भाषा शैली, स्टाइल ऑफ दी लैंग्वेज। स्टाइल ऑफ दी लैंग्वेज यानी कि भाषा शैली। कहानी में लेखक ने किन भाषाओं का प्रयोग किया है। वैसे जहाँ से कहानी निकलती है वहाँ से पात्र निकलते हैं। जहाँ से कहानी निकलती है वहाँ से पात्र निकलते हैं, और जहाँ से पात्र निकलते हैं वहाँ से भाषा निकलती है। समझे? अब सौराष्ट्र का कोई व्यक्ति अधिपाटन आता है या कहीं पर भी, अगर वे आपके साथ बातचीत शुरू करे तो तुरंत अपनी गुजराती भाषा में बात करेंगे। गुजराती तो उसकी भी है, हमारी भी है, लेकिन कुछ थोड़ी सी हटके हैं। वे लोग गुजराती में बात करेंगे तो तुरंत हमें पता हो जाएगा, और ये वे सौराष्ट्र के हैं। और जो हम बात करेंगे गुजराती में तो तुरंत पता हो जाएगा कि वे उत्तर गुजरात के हैं। या महसाना के कोई व्यक्ति बात करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, पता हो जाएगा ये महसाना है।
महसाना का है, महसानी भाषा है। अगर बनासकांठा साबरकांठा के व्यक्ति को जब भी आपको मिलता है कोई, तो तुरंत पता हो जाता है कि बनासकांठा के, साबरकांठे के। अगर अहमदाबाद, मध्य गुजरात से कोई व्यक्ति आता है तो तुरंत हमें पता हो जाता है क्योंकि वहाँ की गुजराती ठीक है, अच्छी है, बोलते भी ठीक है, उसके लहजा बोलने का तौर तरीका भी ठीक है, तो एक पता हो जाता है। और साउथ गुजरात की, दक्षिण गुजरात की गुजराती है, तुरंत पता हो जाता है कि ये बड़ौदा का है, सूरत का है, नवसारी या वलसाड़ का है। ये मैंने सामान्य उदाहरण दिया आपको पहचानने के लिए। तो एक ही छत के नीचे जीने वाले 4-5 लोग हैं। मान लीजिए कि आपका विवाह हुआ, कोई जामनगर है, अमरेली है या भायावदर है, कहीं पर सौराष्ट्र में, तो वहाँ से आपकी बहू आएगी तो गुजराती तो वो भी बोलेगी, आप भी गुजराती बोलेंगे, लेकिन गुजराती आपसे अलग है। तो एक ही छत के नीचे जीने वाले लोग अलग अलग गुजराती बोलते हैं। चारों की एक प्रकार की है और एक की अलग प्रकार की है। क्यों? वे हमसे दूर हैं। अपने अपने हर मुल्क प्रदेश की भाषा अलग अलग रहती है थोड़ी सी। तो ये भाषा मतलब हुआ। तो हिंदी बोलते बोलते संस्कृत के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी का भी उपयोग करते हैं, अरबी फारसी का भी प्रयोग करते हैं, आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। जब निशा बोलते हैं तो तुरंत पता हो जाता है भाई संस्कृत का शब्द है। जब आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं तो तुरंत पता हो जाता है कि ये इंग्लिश शब्द है। आइडेंटिटी कार्ड को क्या बोला जाता है? ओळख पत्र बोला जाता है गुजराती में, और हिंदी में पहचान पत्र। तो कहानी में जो पात्र है, नायक और नायिका और के आसपास के पात्र यानी कि गौण पात्र, सहायक पात्र, जो प्रमुख पात्र को गति देते हैं, गतिशील करते हैं, सहायक गौण पात्र। तो इन पात्रों की अपनी अपनी बोली भाषा क्या है? भाषा में भी बात करते हैं, बोली में भी बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, जहाँ से कहानी वहाँ से पात्र, वहाँ से बोली भाषा। तो भाषा शैली, हर पात्रों की अपनी एक शैली होती है, एक लहजा होता है, बोलने का ढंग एक प्रकार का। जैसे गुजराती में बोलते हैं हम लोग को लढ़ण, कहनी बोलवानी लढ़ण આવી છે, આવું બોલે છે, એ ભાઈ તો આવું બોલતા હતા। જ્યારે આવું બોલીએ ત્યારે ગુજરાતી પેલા સૌરાષ્ટ્રમાં બોલતા રહેવું, આ તો યાર આમ બોલતો હતો, ચો વાત કરે હ, આવી વાત તો હતી હ, હેણ કે આવી વાત કરે હ, આવું તો હતું હ। ऐसा हम उत्तर गुजरात के लोग बोलते हैं। तो पता हो जाता है, समझ में आ जाता है। ये भाषा का विभाजन करके मैंने बताया था कि आप समझ सके। पता तो हो जाता है लेकिन समझ में आ जाता है। अब छठा जो तत्व है, उद्देश्य। कहानी जब लेखक लिखता है तो क्यों लिखता है? आज तक किसी ने सवाल नहीं किया है। क्यों लिखता है? क्या वो प्रख्यात होने के लिए, समाज में छा जाने के लिए, मेरा नाम प्रतिष्ठित हो जाए, पूरे भारतवर्ष में मेरी गूंज हो जाए, इसलिए नहीं? ऐसा नहीं। वे भी आपकी तरह समाज में जीता है, उसका भी आपकी तरह समाज है। आप जिस घर में रह रहे हो उसका भी ऐसा ही घर है। हो सकता है आपका 2-3 मंजिला घर हो, ऐसो आराम बढ़िया घर हो सकता है कवि लेखक का घर ऐसा न हो, लेकिन साहित्य समाज का आईना है, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दीपक भी है। क्यों ऐसा किसी ने कहा? साहित्य समाज का दर्पण है। जैसे आईने में हमारी तस्वीर देखते हैं, शक्ल देखते हैं, तो आईना सब कुछ बता देता है। आईना सब कुछ बता देता है। जैसा हम दिखते हैं वैसा पूरा का पूरा आईना बता देता है। वैसे समाज में जो जी रहे हैं लोग, किस तरह जी रहे हैं, समाज में क्या बन रहा है, क्या घट रहा है, क्या बनता भी घटता है, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। लेकिन एक नज़र अलग ढंग से देख रही है, एक नज़र उसको देखने की नज़र अलग है। वे अलग नज़रिए से देखता है, उसे एक दुख फीलिंग होता है। जिस चीज़ को रास्ते में चलते चलते हम अकस्मात देख लेते हैं हमारी आंखों के सामने, तो हमारी नज़र क्या है? क्या कोई हिंदू मरा है या मुसलमान मरा है?
अरे मारो गोली, क्या हुआ, जो होना है होना, हमें क्या लेना देना है। ऐसा भी सोचने वाले लोग हैं। लेकिन इनमें से कोई एक नज़र, एक व्यक्ति को दुख होता है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, ओह माय गॉड, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक नज़र ऐसा भी देखती है बाकी नज़रों के अलावा, क्योंकि औरों के लिए समाचार है, किसी और के लिए समाचार नहीं है, किसी और के लिए दुख है। मानव इंसान इंसानियत के होने के नाते वो दुख जताता है, और जो वो घटना है वो घटना को लेखनबद्ध करता है और एक कहानी का स्वरूप देता है। वो देना है तो कविता का देना चाहे तो भी कविता कोई भी स्वरूप देना चाहे दे सकता है। तो कहानी में लेखक ने जो कहानी लिखी है, वो कहानी के जरिए लेखक क्या कहना चाहता है, आपको, मुझे, समाज को और देश को, हिंदुस्तान की मिट्टी में जीने वाले लोगों को लेखक कहानी के जरिए क्या कहना चाहता है, कौन सा संदेश देना चाहता है। जो संदेश देना चाहते हैं कि परिवार का जीवन क्या है, परिवार में कैसा जीना चाहिए, परिवार में एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए। तो परिवार एक बहुत बड़ी इकाई है। अगर इकाई ठीक है तब जाकर हम समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। जब समाज को आप बहुत कुछ दे सकते हैं, जब समाज को आपने बहुत कुछ दे दिया तो एक राष्ट्र को दे दिया। क्या दिया? राष्ट्र को दे दिया, राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्र को दे दिया। तो पहले परिवार की तरक्की होनी चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए। परिवार बन गया तो समाज में कुछ भी दे सकते हैं। जब समाज को दे दिया, बन सका, तो समझ लो राष्ट्र बन गया। राष्ट्र के डेवलप के लिए, विकास के लिए आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। आप हिस्सा बने जीवन में, बहुत बड़ी साझेदारी तो आपकी बनी। तो मित्रों, लेखक का उद्देश्य कुछ नहीं है। समाज में जो कुछ भी बना है, समाज में जो कुछ भी है, वो अपने लेखन के जरिए, लेखक घर घर नहीं जाते, तो अपने शब्दों के जरिए, पुस्तक के माध्यम से आपके मेरे घर आया है तो उसको स्वीकार करो, विचारों का आतिथ्य स्वागत करो और समझो, आत्मसात करो, वैसे जीवन भी जियो आप। सिर्फ कहानी सुनना नहीं है। तो मित्रों, मैंने कहानी का मूल्यांकन यानी कि समीक्षा करने के लिए 6 तत्वों की बात की है। कितनी चर्चाओं की? 6 तत्वों में कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। और इनमें भी कथा वस्तु में 2 रूप, चरित्र चित्र में 4 गुण और संवाद में 2 बताए प्रकार। क्रमशः मैंने तत्वों को आपके सामने खोला है। ये तत्व सिर्फ समीक्षा करने के लिए, जब भी कोई समीक्षा करनी है तो कृति लक्षी समीक्षा होती है। जैसी कहानी है वैसी ही समीक्षा होती है, उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। जैसी कहानी हो वैसी ही कहानी में जो वस्तु है उस वस्तु बिंदु को लेकर समीक्षा करनी होती है। तो मैंने 4 गुण विद्यमान जो है वो बताए, 6 जो तत्व है क्रमशः मैंने आपके सामने रखे, खोले। मैं समझता हूँ कि इतनी चर्चा के बाद, मैंने सामान्य उदाहरणों के बाद इतनी चर्चा की है, मेरा विश्वास है आप लोग समझ सके होंगे, समझ गए होंगे। यदि आप ठीक से नहीं समझे हो तो मुझे चलभाष के जरिए आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी प्रश्न कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हो, जब भी आपके मन में विचार आए। तो आपकी समस्याओं का मैं समाधान हूँ। तो मित्रों, ये कहानी के तत्वों के बारे में बात की, क्योंकि आपको समीक्षा करनी होगी। अब मैं अगले व्याख्यान में कहानी के प्रकारों की बात करूँगा। जितनी भी कहानियाँ हैं, तो सामाजिक कहानी भी है, ऐतिहासिक कहानी भी है, आंचलिक कहानी भी है और मनोवैज्ञानिक भी कहानी है। तो ये सारी कहानियों के प्रकार हैं, क्योंकि जब भी आप कहानी पढ़ोगे तो कहानी का पता तो होना चाहिए हमें कि ये मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक एक कहानी है, क्योंकि उसकी समीक्षा करनी होगी। बिना कहानी के प्रकार को आप कैसे आप समझ सकेंगे। तो आज का व्याख्यान यहाँ समाप्त होता है, पूरा होता है। अब अगले व्याख्यान में
कहानी के प्रकारों को लेकर आऊँगा। तब तक